Hello students, welcome to today's session. In today's session, I am going to give you some hints for all the exercise questions of chapter number 4 of NCERT chemistry, that is chemical kinetics. So let's begin. ओके एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइजेस में टोटल यहाँ 30 क्वेश्चंस हैं. थोड़ा सा टाइम लगेगा पर फिर भी मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश करूँगा. सिर्फ हिंट्स दूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे, आप फटाफट कर लीजिएगा. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट. काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है. आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारे देखो, रेट कांस्टेंट सबकी रेट की एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ. रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 हो जानी है. उसी तरीके से यहाँ पर भी सारे पावर टर्म्स को आपको ऐड करना है. यहाँ पर भी 2 आएगी, H2O की पावर 1 है, I माइनस की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी. देन 3/2 इसकी हो जाएगी, देन इसकी 1 हो जाएगी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने ऐसे निकाल लिया. फिर डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा है, मतलब यूनिट्स पूछा हुआ है. तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड. जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ. मान लेते हैं अगर ये 4.1 में आपसे रेट की इक्वेशन दी हुई है कि NO की पावर 2, ये हालांकि सब डिस्कस किया मैंने फिर भी. तो मोल पर लीटर पर सेकंड होती रेट. ये तो रेट हमेशा फिक्स रहेगी, इसकी यूनिट यही रहेगी. पर मिनट पर सेकंड पर आवर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है टाइम किस में लिया आपने. और कंसंट्रेशन टर्म होता है मोल पर लीटर, इसकी पावर 2 हो जाएगा. तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मोल पर लीटर को आप इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा मोल इन्वर्स, क्योंकि यहाँ +1 है. और लीटर जो इन्वर्स में था वो नॉर्मल लीटर की पावर 1 हो जाएगा और पर सेकंड हो जाएगा. तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी, यही डायमेंशन इसका. ओके अब आते हैं 4.2 पे. 4.2 for the reaction 2A gives plus B gives out A to B. The rate expression दिया है A to the power 1 and B to the power 2 with K की वैल्यू दे दी गई है, यानी कि आपको कांस्टेंट बता दिया गया है. कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन A इज दिस एंड B इज दिस. तो आपको A की वैल्यू भी दे दी गई है और B की वैल्यू भी दे दी गई है. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट आफ्टर A इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर. तो पहले तो आप रेट निकाल लीजिए, ठीक है. तो रेट इज इक्वल टू, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे हम K A की पावर 1 एंड B की पावर 2. रेट की K की वैल्यू दी है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6. देन A की वैल्यू बुक क्वेश्चन में दी है 0.1 एंड B की दी है 0.2 की पावर 2. इसको आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपको रेट मिल जाएगा. यूनिट का ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ 3 कंसंट्रेशन टर्म है, तो मोल पर लीटर की पावर 3 हो जाएगा, पर सेकेंड तो रहेगा ही रहेगा. ओके इसका आप ध्यान रखेंगे. ये यूनिट निकालना आपको आना चाहिए कि रेट का यूनिट इसमें क्या बनेगी, ठीक है. तो रेट मोल पर लीटर पर सेकंड के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा. ओके रेट की यूनिट तो मोल पर लीटर पर सेकंड ही रहनी है. अब बात करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस टू 0.06. तो हम यहाँ पे उस इक्वेशन को लिख के थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है. जैसे ये एक रिएक्शन है और रिएक्शन में इन्होंने कहा था इनिशियली 0.1 था, 0.2 था, ठीक है. अब ये कह रहा है ये रिड्यूस टू 0.06 हो जा रहा है. A जो है वो 0.06 हो जा रहा है. तो आप पहले समझिए, हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे 0.1 - 2x, अगर आपको याद हो ये x और ये x बनता था. हम ऐसे लिखते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ते थे, तो हम लिखते थे आफ्टर टाइम दिस क्या कंसंट्रेशन बचेगी. तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते थे x और जो कोफिशिएंट होता था उसको यहाँ लिखते थे, तो -2x. ओके तो ये 0.1 - 2x क्या है, क्योंकि हमें B की कंसंट्रेशन भी चाहिए. ये टोटल कंसंट्रेशन तो आपको इन्होंने कितनी दे दी गई, 0.06 दे दी गई है. ओके पर आपको x नहीं पता, मतलब B की कंसंट्रेशन नहीं पता है, क्योंकि हमें इस पूरे फॉर्मूले में रेट निकालने के लिए तो A और B दोनों की कंसंट्रेशन चाहिए. तो A की तो हमें क्वेश्चन में दी गई, जो A की जगह पे तो हम ये रखेंगे, पर B की जगह क्या रखेंगे, तो B की जगह हमें x चाहिए जो कि ये होगा. ओके तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.1 - 0.06. और इसको आप सॉल्व करिए तो ये आएगा 0.04. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.02. और यही कंसंट्रेशन B की हो जाएगी. अब आपका रेट निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि K तो यही रहने वाला है, सॉरी -6 है. A की वैल्यू 0.06 हो जाएगी और जो B की वैल्यू है 0.02 की पावर 2 हो जाएगी. ओके इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए. 4.2 क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा. अब हम 4.3 की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4.3, the decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction.
व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ़ K इज़ दिस। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, अमोनिया की रिएक्शन होती क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन 4.3, अमोनिया का अगर आपको रिएक्शन याद हो तो हम ऐसा लिखते हैं N2 प्लस 3H2, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू -1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस आपको ध्यान रखना है, प्लस साइन के साथ dN2/dt, देन इट इज़ अगेन इक्वल टू 1/3 dH2/dt। ये सब हमने आपको डिस्कस करके बताया हुआ है। फिर इसने कहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, तो रेट इज इक्वल टू, अगर हम रेट एक्सप्रेशन की बात करें तो ये NH3 की पावर 0 है, यानी कि ये वैल्यू 1 हो गई। टोटल रेट किसके बराबर हो गया, K के बराबर हो गया, यानी K की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। तो रेट इज इक्वल टू हमारा आ गया, K की वैल्यू जो क्वेश्चन बुक में आपको दी है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये रेट हो गया। अब इस रेट को जैसे पूछा था व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना है। तो रेट इज इक्वल टू यानी 2.5 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू dN2/dt, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 तो यही रहने वाला है क्योंकि यहाँ तो कोई टर्म है नहीं, पर इस इक्वेशन में 1/3 है, तो ये 2.5 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dH2/dt। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 की जब बात करेंगे 3 को इधर भेज देंगे, सॉल्व कर देंगे, 7.5 × 10⁻⁴ हो जाएगा, यूनिट यही रहेगी। तो इस तरीके से 4.3 को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं 4.4। 4.4 The decomposition of dimethyl ether leads to the formation of CH4, H2 and CO, and the reaction rate is given by this. The rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel. So the rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether, that is this. If the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the unit of rate and the rate constant? तो इक्वेशन है रेट इज इक्वल टू K प्रेशर ऑफ CH3O CH3 की पावर 3/2। ओके, तो रेट जैसे वहाँ हम कंसंट्रेशन रखते थे मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा बार, स्मॉल में लिखेंगे बार पर सेकेंड, ये हमारा रेट हो जाएगा। ओके, अब K की निकालने के लिए यहाँ क्योंकि प्रेशर है तो बार की पावर 3/2 रखेंगे एंड K इज इक्वल टू 3/2 को इधर भेज देंगे, तो बार पर सेकेंड अपॉन बार की पावर 3/2, इसको ऊपर भेजिए माइनस में आ जाएगा, तो 1 - 3/2 को सॉल्व करोगे, इस तरीके से आप K को निकाल लोगे, K की यूनिट क्या बनेगी। देन आते हैं 4.5 मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कंसंट्रेशन पे अफेक्टेड होती है, देन टेम्परेचर पे, देन कैटलिस्ट पे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की पहले से। देन 4.6 A reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is doubled or reduced to half? ये 2 मार्क का क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप फटाफट देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 4.6 में कहा है कि एक रिएक्शन है, मान लेते हैं R गिव्स आउट P है, और ये कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो हमारा जो रेट बनेगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K R की पावर 2। ओके, अब पहला पार्ट पूछ रहा है कि इसके रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, तो ये मान लेते हैं रेट 1 है, तो रेट 2 क्या हो जाएगा हमारा K, और कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, मतलब 2R की पावर 2 कर दिया। अब 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 2s are 4 हो जाएगा, तो ये 4KR की पावर 2 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो 4KR की पावर 2 का मतलब हुआ KR की पावर 2 इज़ रेट 1, यानी इट इज़ द 4 टाइम ऑफ रेट 1, यानी कि ये पहली रेट का 4 टाइम हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट कह रहा है रिड्यूस टू हाफ, तो हमारा जो रेट 3 बनेगा, रेट 3 हो जाएगा K, अब R को हमने 1/2 कर दिया, मीन्स हाफ कर दिया। ओके, अगेन इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये 1/2 बाहर आएगा, तो अगेन स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1/4 हो जाएगा, K R की पावर 2 हो जाएगा, तो अगेन K R की पावर 2 किसके बराबर है, रेट 1 के बराबर है, यानी कि 1/4 रेट 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 4.6 हुआ। अब आते हैं 4.7। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन?
हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली भी, यानी ये आर्डीनेस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जो कि वैसे तो अभी 2021 में नहीं पूछा जाएगा, पर ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आर्डीनेस इक्वेशन K इज़ इक्वल टू, वैसे तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे डबल वाली बात आप करोगे, लेकिन ये इक्वेशन की बात ही कर रहे हैं, ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, या फिर लॉग K इज़ इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT, इस इक्वेशन की बात की जा रही है। दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन से उसको आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा था 4.7 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 4.8 की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। इन द स्टूडियो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्न वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये आपको दिया गया है टाइम 0, 30, 60, 90, इसमें आपको कंसंट्रेशन दे दी गई है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। तो 30 इनिशियल हो जाएगी कंसंट्रेशन, देन 60 पे फाइनल हो जाएगी, तो 0.17 माइनस 0.31 अपॉन 60 माइनस 30 करके एवरेज रेट निकालेंगे। देन कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जो हमने आपने पढ़ा था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में, दिस एग्जाम्पल, कम्प्लीटली दिस एग्जाम्पल, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत परेशान नहीं होना है, सीधे इस एग्जाम्पल की तरफ मूव कर जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं 4.9 की तरफ। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। फिर आपको 3 पार्ट पूछा गया है। पहला पार्ट है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दूसरा है हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, देन हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। ओके, 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं। इट इज़ 4.9, क्वेश्चन नंबर 4.9, और इसका जो रेट एक्सप्रेशन होगा, रेट इज इक्वल टू, इसने कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो के ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इन के है, एंड बी के लिए ये सेकेंड ऑर्डर है। ओके, तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन बना। ओके, अब फर्स्ट पार्ट कहता है इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाइए, तो कुछ नहीं है, माइनस डी आर बाई डी टी कर दीजिए रेट की जगह पे, बस ये हमारी हो गई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। 1 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, जब बोर्ड में पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो रेट इज इक्वल टू, अभी मान लेते हैं ये रेट 1 था, या इसको रेट ही रहने दीजिए, इसको हम मान लेते हैं रेट 1 है, तो रेट इज इक्वल टू के, ए के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि बी को हम 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो 3b², तो बाकी को रहने दो, 3 को बाहर निकालो तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, तो 9 के ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर 2। तो ये टर्म किसके बराबर है, रेट के बराबर है, तो ये कितने टाइम हो गया, 9 टाइम, यानी रेट जो था, अभी जो रेट आ रहा है वो 9 टाइम बढ़ जाएगा रेट। देन थर्ड पार्ट कह रहा है कि आप ए को भी डबल कर रहे हो, बी को भी डबल कर रहे हो, तो जो हमारा रेट 2 बनेगा इसी इक्वेशन के बेसिस पे, के 2a करिए और यहाँ पर भी 2b करिए। ओके, तो यहाँ से भी कोफिशिएंट को बाहर निकाल लेंगे 2, और यहाँ से भी कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे तो 2 2s are 4। देन बाकी चीज़ों को आप जैसे था वैसे लिखा रहने दीजिए, a एंड b की पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 के a की पावर 1 एंड b की पावर 2, यानी 8 टाइम्स हो गया। तो आंसर हो गया रेट जो अभी रेट जो होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, ये हो गया 4.9, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं 4.10 की तरफ, 4.10। Then in a reaction between A and B, the initial rate of reaction was measured for different initial concentration of A and B as given below. Okay, तो आपसे पूछा है what is the order of reaction with respect to A and B। ये बिल्कुल उस सॉल्ड एग्जाम्पल की तरह है जो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हेडिंग में पढ़ा था, पर मैं फिर भी आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं विद A and B। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है A की, B की दी हुई है, और रेट दिए हुए हैं अलग अलग, मतलब जब कंसंट्रेशन ये थी तो रेट ये होगा, जब कंसंट्रेशन ये थी तो रेट ये होगा, कंसंट्रेशन ये थी तो रेट ये होगा। ओके, तो हम सबसे ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम एक लेट करते हैं, जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर हमने x माना है और b की पावर को हमने y माना है। ओके, अब हम रेट 1 लिखेंगे। रेट 1 का मतलब है कि जो भी हमारा पहले कॉलम में जो भी वैल्यूज़ दिए हैं हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। जब हम उसको कंसीडर करेंगे तो ये रेट दिया है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज़ इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए दी है हमें 0.2 की पावर x रखेंगे,
और b की दी है 0.3 की पावर y रखेंगे। अब हम रेट 2 ले लेंगे इसी तरह से। तो रेट 2 हमारा है अगेन 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू k। कंसनट्रेशन इसकी तो x 0.2 ही है और इसकी 0.1 की पावर 2 है, तो ये सॉरी y है। इस तरीके से 2 इक्वेशन हो गई। अब हमने इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 कर दिया, यानी इसको इससे डिवाइड किया। तो 5.07 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू k 0.2 की पावर x 0.3 की पावर y डिवाइड बाई k 0.2 की पावर x एंड 0.1 की पावर y किया। k कैंसिल, ये 1 टाइम गया, ओके ये भी कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर 3 टाइम्स है, क्योंकि अगर पावर टर्म सेम होती तो उनको एक ही साथ लिख लेते हैं। तो इसको हम 0.3 अपॉन 0.1 की पावर y लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ हो गया 1 इज इक्वल टू 3 की पावर y। अब जब भी किसी की वैल्यू 1 होती है तो हम ये मानते हैं कि उस किसी की पावर अगर 0 होती है तो हम ये मानते हैं कि वो 1 के बराबर आती है। तो 3 की पावर 0 मतलब 1, तो 3 की पावर 0 मतलब 1। तो अगर बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होती हैं, तो इसके हिसाब से y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, यानी कि जो b है वो 0 ऑर्डर के हिसाब से इस इक्वेशन में लिखा जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका b की बात। अब हम a के लिए कैसे निकालेंगे? तो a के लिए निकालने के लिए आप इसको चाहो तो आप थर्ड वाले उसको कंसिडर कर लो, और चाहो तो आप इसमें से किसी इक्वेशन के लिए उसको सॉल्व कर लीजिए, तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, ओके। चलो मैं अब करता हूँ x निकालने के लिए कि x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं रब करना पड़ेगा, अदरवाइज़ निकल नहीं पाएगा। चलो मैं लिखता हूँ रेट 3 हो जाएगा 1.43 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू k 0.4 की पावर x एंड 0.05 की पावर y, ये हो जाएगी कंसंट्रेशन, ओके। अब हम इसमें क्या करें, इनमें से चाहे हम फर्स्ट को चाहे सेकंड किसी को भी डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 3, तो 5.07 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1.43 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू k 0.2 टू द पावर x 0.3 टू द पावर y अपॉन k 0.4 टू द पावर x 0.05 टू द पावर y, ओके। तो अब क्योंकि ये पावर 0 रहने वाली हैं तो ये तो टोटल 1 हो जाएगा, ये k कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह से इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना। जैसे ये पावर टर्म को सेम करने के लिए हम डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 14.3 कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। फिर इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 1/2 टू द पावर x आएगा, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर x। और जब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसा ही कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, उसके हिसाब से आप x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। ये जो डिवीज़न आप करेंगे उसमें डिवीज़न में ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप इसमें लॉग का हेल्प ले लेना और लॉग की हेल्प से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं निकाल पाओगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको फिर से इसको बता दूंगा कैसे करना है। तो ओके, अब हम 4.10 की तरफ मूव करेंगे, 11 की तरफ मूव करेंगे। तो द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a + b गिव्स आउट c + d। ये पूरी वैल्यू दी गई है। फिर डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आसान है, ये भी बिल्कुल इस तरीके से आपको मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, वैसे वही कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। लेट कर लेंगे k रेट इज इक्वल टू k, a की पावर आप x मान लीजिए और b की पावर को आप y मान लीजिए। फिर इसमें से मैं हिंट बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। फिर इसमें से आप जैसे मान लेते a की पावर निकालना है, तो a की पावर निकालने के लिए हम कोई 2 ऐसे रेट्स लेंगे जिसमें b कैंसिल आउट हो जाए। जैसे b पहला और चौथा, ये दोनों कंसंट्रेशन सेम है, तो हम पहले ही एक्सपेरिमेंट को दूसरे एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करेंगे, फिर उनको आपस में डिवाइड करेंगे, जिससे कि ये वैल्यू तो मिल जाएगी इधर, जैसे 4 टाइम्स से चला जाएगा, है ना। 6 है यहाँ, 2.4 है और ये 10⁻² है, तो इसको आप डेसिमल को 24 कर दीजिएगा या 10⁻³ कर दीजिएगा। 10⁻³ कैंसिल और ये 4 टाइम्स जाएगा, तो और b की कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी वेरिएबल जो y है, जो y वेरिएबल है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और उसी तरह से जब 0.1 डिवाइड बाई 0.4 करोगे तो ये यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू निकल आएगी।
वैसे ही अगर आपको b की पावर टर्म निकालना है तो आप a को कैंसिल आउट करने के लिए सेकंड को और थर्ड रेट को ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे आपस में, तो a वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और b की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी। आसान है बहुत, इसमें डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है, आप कर लोगे आसानी से। नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर तब भी नहीं कर पाते हो तो पहले एक बार लेक्चर मेरा देखिएगा जिसमें मैंने आपको रेट लॉ पढ़ाया था, रेट एक्सप्रेशन पढ़ाया था, वहाँ मैंने बुक का एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ था, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। देन 4.10 द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसके हिसाब से तो आप फटाफट इक्वेशन बना लोगे। क्या बनाओगे? 4.12 रेट इज़ इक्वल टू के, ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ज़ीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यानी ये टर्म तो 1 हो गया, तो टोटल रेट अब आपका क्या आया? के ए। ओके, तो ये आपके एक्सप्रेशन बन गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। अब आपको सीधे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो पहले इसमें तो ए की कंसंट्रेशन पता है, बी की पता है, बी से आपको अभी कोई मत लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो 1 ही हो जाना है टोटल, इसलिए इसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है। रेट दिया है, ए की कंसंट्रेशन दी है और आपको यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इस इक्वेशन में आप रखोगे रेट की जगह पर रेट की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, तो आपको के मिल जाएगा। कांस्टेंट आप यहाँ से निकालिए, पहले रेट से आपने के निकाला, अब उस के की हेल्प से आप इन दोनों सेकेंड एंड थर्ड के सेकेंड एंड फोर्थ में ए की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, और उसी तरीके से थर्ड वाले में क्योंकि ए की कंसंट्रेशन दे दी गई है तो आप इनिशियल रेट निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, 13th क्वेश्चन पे आइए। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम दियर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। रेट कांस्टेंट दिया है, आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगा देंगे, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 k, क्योंकि इसने बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके, तो 1/1 जैसे पहले में 200 पर सेकेंड लिया हुआ है, तो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 200 पर सेकेंड है, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो टाइम सेकेंड में आ जाएगा। ओके, इस तरीके से तीनों की वैल्यू आप निकाल लोगे। देन 4.14 द हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डिके C14 is 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the C14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. तो ये मैंने आपको इससे पहले एक लेक्चर में समझाया था, पर फिर से समझ लीजिए। इसमें जब भी रेडियोएक्टिव डिके की बात की जाती है तो वहाँ पर ये नहीं लिखा जाता कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ये आपको हमेशा अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। ओके, फिर इसने कहा है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड आपको दे दिया गया है। An archaeological artifact containing wood had only 80% of C14 found in living tree, मतलब जितना था उसका 80% बचा है। तो मैंने उसी समय आपको एक और बात बताई थी, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको इनिशियल को 100 मान लीजिएगा। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड से आप पहले के निकाल लीजिए, 0.693/T1/2, इससे आपको के मिल जाएगा उस रिएक्शन का। ओके, कितना दिया है? 5730 ईयर, तो ये पर ईयर आएगा, ठीक है, पर ईयर। फिर आप सीधे, आपको इसमें पूछा गया है एस्टिमेटेड द एज। अब आप फर्स्ट ऑर्डर की टाइम की इक्वेशन लगा दीजिए, 2.303/k लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल मैंने क्या बताया, क्योंकि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आप 100 मानेंगे इनिशियल सॉरी, और फाइनल बोला हुआ है कि 80% यहाँ बच रहा है, तो 100/80। बस के की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, के की वैल्यू यहाँ पुट करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4.15 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ है, ग्राफ बनाने को बोर्ड में कभी नहीं आता है, आप चाहो तो अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। देन 16 क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ओके, रेट कांस्टेंट दिया है, आपसे टाइम पूछा हुआ है कि इसको 1/16 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर से ये 16 क्वेश्चन में हमने यहाँ पर टाइम की इक्वेशन लगा दी, 2.303/k लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। ओके, तो 2.303/k यहाँ पे 60 दिया हुआ है, लॉग इनिशियल मान लेते हैं R0 ही है, तो ये कह रहा है R0 का 1/16th पोर्शन कब होगा, ये फाइनल होगा। ये कैंसिल, 16 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.303/60 लॉग 16। ओके, तो अब ये लॉग 16 हो क्या सकता है, 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16। ओके, यानी हम इसको 2 to the power 4 लिख सकते हैं, 2 to the power 4, फिर 4 आगे आ जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 60 इंटू 4 log 2, और log 2 की वैल्यू मैंने आपको कई बार बताई है, ये हो जाएगी 0.3010। बस सॉल्व कर दीजिए, ये पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि के आपको पर सेकंड में दिया था। देन 17th क्वेश्चन, Then 17th question. During nuclear explosion, one of the product is strontium-90 with the half-life of the 28.1 year. फिर अगेन देखिए, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब रेडियो एक्टिव डिके है ना, इसलिए यहाँ पर भी आपको वही ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। इसमें इन्होंने इसका हाफ लाइफ दिया है, जिससे आप के निकाल लीजिएगा। इफ़ 1 माइक्रोग्राम है, मतलब 10⁻6 ग्राम of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? फिर कह रहा है 10 साल के बाद और 60 साल के बाद कितना बचा होगा। ठीक है आसान, पर फिर भी हिंट आप देख लो। 4.17 क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको दिया था हाफ लाइफ पीरियड, जिससे आप के निकाल लीजिए। तो के इज इक्वल टू 0.693 बाई 28.1 ईयर। ओके, तो ये पर ईयर में आपको मिल जाएगा के। फिर ये बोल रहा है कि 10 ईयर के बाद और 60 ईयर के बाद, तो हम मान लेते हैं कि 10 ईयर के बाद की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइम हमारा हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, या आप टी के हिसाब से लिखा हो चाहे के इज इक्वल टू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। के जो यहाँ पे निकाला वही के यहाँ रखोगे, लॉग। अब इन्होंने कहा है कि ये माइक्रोग्राम था, 10⁻6 आप यहाँ रखोगे और अपॉन x यहाँ रखोगे, क्योंकि आपसे पूछा है कि 10 साल के बाद कितना अमाउंट यहाँ बचा होगा। ओके, तो आपको ये x सॉल्व करना है। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। इसी तरह 60 ये पूछेगा तो यहाँ 60 रख दीजिएगा। 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 28.1 यहाँ रहेगा, जो कि बाद में ऊपर चला जाएगा यहाँ। ओके, इस जगह जाएगा। लॉग 10⁻6 इंटू लॉग x हो जाएगा, ये आप ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, देन ये हो जाएगा 2.303 इंटू 28.1 अपॉन 0.693। ये सब आपको सॉल्व करते रहना है। -6 आगे आएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको आप यहाँ छोड़ देंगे। देन माइनस लॉग x, इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद log x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में एंटी लॉग ले लेंगे, बस आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन। देन 18 क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। ये बिल्कुल इस एग्जाम्पल से टैली करता है। ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पूछ लीजिएगा। ये जैसे बिल्कुल डिटो ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, इसमें पूछा था, इसमें शायद 10 टाइम बोला हुआ है और आपसे यहाँ ट्वाइस बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ 90% कंप्लीशन है और यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड बोला था। तो जहाँ पे आप यहाँ हाफ लाइफ पीरियड लिख रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 99.9% का टाइम निकाला है, उसी तरह से 90% का टाइम निकाल के दोनों को रिलेट कर दीजिएगा, ट्वाइस आ जाएगा अपने आप। ठीक है, फिर है 19 क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो 40 मिनट 30% डिकम्पोजिशन के लिए ले रही है। कैलकुलेट T1/2, यानी कि T1/2 का फॉर्मूला अगर आप देखो तो T1/2 के लिए आपको क्या चाहिए, 0.693/K चाहिए ना। K निकालने के लिए हमने K का फॉर्मूला लगा दिया, 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। ओके, तो K के लिए अब देखो क्वेश्चन में था कि ये 40 मिनट लेता है 30% डिकम्पोजिशन के लिए, तो आप लिखोगे 2.303 अपॉन 40 मिनट लॉग इनिशियल 100 मानेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला परसेंटेज के क्वेश्चन में आप इनिशियली 100 मान लीजिए। और कह रहा है कि फॉर 30% डिकम्पोजिशन, मतलब एक ऐसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो 40 मिनट लेती है अपना 30% डिकम्पोजिशन के लिए, तो कितना बचा होगा यहाँ, 70 तो बचेगा। 30% डिकम्पोज हो गया तो 100 में से 30 गया तो 70 बचा, तो आपने यहाँ पे अपॉन 70 लिखा और इसको फिर यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में तो कोई कन्फ्यूज़न मुझे नहीं लगता होना चाहिए। 30% डिकम्पोजिशन का मतलब 30% कन्वर्जन हुआ, बचा कितना, 70। बस इसको आप के लिए सॉल्व कर दीजिए और ये जो के की वैल्यू आएगी उसको आप इस इक्वेशन में रख के हाफ लाइफ पीरियड निकाल लीजिएगा। देन 4.20
For the decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data are obtained. ये डाटा दिए हैं 0 सेकेंड पे, फिर 360 सेकेंड पे, फिर 720 सेकेंड पे आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो इसके लिए आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहो तो उस एग्जाम्पल को देख लेना, चाहो तो मेरे लेक्चर को देख लेना, और चाहो तो एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद होना चाहिए, 2.303/T log इनिशियल प्रेशर अपॉन 2PI माइनस PT का फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था पढ़ाते समय। ठीक है, PI में आप 0 सेकेंड की वैल्यू रखोगे, और PT में जैसे 360 सेकेंड है तो 360 का, 720 सेकेंड है तो 720 का जो प्रेशर आ रहा होगा वो रखोगे आप। बस इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1021 क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल लगभग उसी जैसा है, यही है। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at constant volume. Very good। ये क्वेश्चन इस बार 2019-20 के पेपर में आया था, हम लोगों ने कॉपी चेक की थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो आपको 0 सेकेंड पे दिया है इनिशियल प्रेशर, 100 सेकेंड पे आपको फाइनल प्रेशर दिया है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे आप और इसको सॉल्व कर लेंगे। अपॉन T देन लॉग PI मतलब इनिशियल प्रेशर मतलब 0 सेकेंड पे, देन 2PI माइनस PT मतलब एट पर्टिकुलर टाइम पे क्या प्रेशर था वहाँ दिया हुआ। अगेन 22nd क्वेश्चन ग्राफ का है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने की, मत करिएगा, उसको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। दूसरी बात ये इस सेशन में रिमूव भी है, ये सारे क्वेश्चन इस सेशन में रिमूव्ड हैं, पर फिर भी कहिए तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज दिस एट दिस, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। वेरी गुड। तो इसके लिए सीधे आपको हम आरएनएस इक्वेशन की बात करेंगे। 4.23 log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RD। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन पे बेस्ड हमारा 23rd क्वेश्चन जिस पे ये सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे लगता है, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको प्री यानी A निकालना है। A निकालने के लिए पहले जब इसको आप सॉल्व करोगे तो log A मिलेगा, फिर उसका एंटी लॉग ले लीजिएगा, A मिल जाएगा। Consider a certain reaction A2 product with K is equal to this. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1.0 mole per liter। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का ही इक्वेशन है, सीधे इक्वेशन को लगाइएगा। टाइम आपको दिया ही है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया ही, फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, मतलब ये जो 4.24 क्वेश्चन है उसमें K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, मैं कभी कभी T यहाँ लिखता हूँ, K यहाँ लिखता हूँ, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों तरीके से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। तो आपको ये R पूछा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में दी गई है। ठीक, फिर है आपका नेक्स्ट, सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विथ T1/2, यानी यहाँ से आप K निकाल लोगे, रेट कांस्टेंट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर। अब ये कह रहा है कितने फ्रैक्शन का सैंपल बचेगा 8 घंटे के बाद। ठीक है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल जो है ना, सारी चीज़ें आपको K आप निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, K निकालने के बाद कैसे निकालोगे, हाफ लाइफ पीरियड से निकालोगे। फिर पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 8 आवर रखेंगे और ये इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे लॉग R0/R के लिए, फिर पूरी की पूरी वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमें फ्रैक्शन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है 26 क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन दिस, कैलकुलेट EA। ठीक है, तो ये इक्वेशन है K। अब ये बिल्कुल आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड है, K इज इक्वल टू A(e⁻⁻EA/RT। तो ये पूरी टर्म को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि लिखा है K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻1 पर सेकेंड e⁻²8000 K/T, ये लिखा हुआ है। अब आपको बोला गया है कि इसमें EA निकालिए, तो हमने इसको कंपेयर कर दिया Ae⁻⁻EA/RT से, इसको हमने कंपेयर कर दिया। जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो A से हमें कोई मतलब नहीं, e⁻⁻EA/RT से ही हमें इसमें मतलब है। तो जैसे हम Ae⁻⁻EA/RT पे जाएंगे तो यहाँ पर इसको हम इक्वेट कर देंगे, तो -EA/RT इज इक्वल टू -28000, फिर ये हो जाएगा K/T। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। K तो फॉर केल्विन है, इसके लिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, T कैंसिल करिए,
माइनस माइनस कैंसिल करिए, 8.314 है उसको इधर भेजिए, यानी इस पूरी वैल्यू को 8.314 से मल्टीप्लाई करना है, ये मिल जाएगा। देन आते हैं 27th क्वेश्चन के लिए। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, कैलकुलेट EA। अगेन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। एंड व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी दिस। एट व्हाट टेम्परेचर पूछा है, किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट होगा। ठीक है, तो करें क्या हम, पहले तो हम log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 सॉरी E अपॉन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन से इसको हम कोरिलेट करेंगे। log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। इस इक्वेशन के साथ इसको आप कोरिलेट करेंगे जो यहाँ पे इक्वेशन इस क्वेश्चन में दी जा रही है। ठीक है, तो log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू दिस। वहाँ से आप EA निकाल लीजिए, जैसे अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। EA निकालने के बाद आपसे कहा है कि व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ बी 256 मिनट। अब आपको K की वैल्यू, आप वहाँ से EA निकालने के बाद K की वैल्यू निकाल लीजिए। EA की वैल्यू निकालने के बाद आप इसको log K के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, और जब K के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको हाफ लाइफ पीरियड T1 अपॉन 2 0.693 बाई K से वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन। द डिकम्पोजिशन ऑफ A इंटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू ऑफ K दिस, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज दिस, एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी दिस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक डिकम्पोजिशन हो रहा है प्रोडक्ट में जिसमें K की वैल्यू इतनी दी हुई है 10 डिग्री सेल्सियस पे, एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज दिस। ठीक है, फिर बोला कि व्हाट टेम्परेचर वुड K बी दिस। अगला टेम्परेचर आपसे पूछा है क्या होगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log K2 बाई K1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक और फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। K2 जो सेकेंड कांस्टेंट आपको दिया है वो K2 हो जाएगा। ठीक है, K2 हो जाएगा आपका मुझे लगता है क्वेश्चन दिख रहा होगा, K2 आपका हो जाएगा दिस वन। ठीक है, सॉरी 20th क्वेश्चन, दिस वन इज़ द K2, दिस वन इज़ द K1। ठीक है, अब आते हैं EA दिया हुआ है, EA R आप जानते हो 8.314 होता है। T1 टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से आप रखोगे, पर ये किस में कन्वर्ट करेंगे हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब इसको 273 ऐड करोगे 283 हो जाएगा। ठीक है, T1 और आपसे बोला है टेम्परेचर यानी T2, तो T2 आपको T2 के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 29 क्वेश्चन। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is this, calculate K at 318 Kelvin and EA. तो अगेन हम बिल्कुल क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसमें टाइम पीरियड सेम लग रहा है। ठीक है, तो हम 10% के लिए भी टाइम पीरियड निकालेंगे 2.303 बाई K लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, और दोनों ही कंडीशन में जो टाइम है सेम है, इसका मतलब है पहले हमने यहाँ पर 10% उसके कितने के लिए 10% कंप्लीशन के लिए निकालेंगे, तो यहाँ 100/90 करोगे आप। ठीक है, जैसे मैं इसको हिंट कर देता हूँ, T1 इज इक्वल टू T1 कहिए, चाहे इसमें जैसे 10% डिकम्पोजिशन लिखा है तो मैं 10% लिखता हूँ, T10 इज इक्वल टू 3.2303 K लॉग इनिशियल 10% कंप्लीशन का मतलब ये 90 हुआ। फिर इसने बोला है कि 25% में जो टाइम लग रहा है दोनों बराबर है, तो हमने 25% के लिए भी लिख लिया लॉग 100 अपॉन यहाँ 75। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इक्वेट करोगे, इसको इक्वेट करने के बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे थे, ये 298 केल्विन पे था और ये था आपका 308 केल्विन पे, तो इनके रेट कांस्टेंट अलग अलग होंगे K1 एंड K2, अगर आप इसको T1 एंड T2 मान रहे हो तो यहाँ से K2 अपॉन K1 का रिलेशन मिल जाएगा आपको, K2 अपॉन K1, जो कि हम लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R
T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 पे रखेंगे, जहाँ से हमें EA निकालने को, ठीक है। क्योंकि K2 K1 आपको यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा, उस K2 बाई K1 को यहाँ रखिएगा। EA आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। R आप 8.314 जानते ही हैं, T2 आपका 308 हो जाएगा, T1 आपका 298 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 29 क्वेश्चन। देन 30th क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन द रेट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो अगेन द सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को लगाना है आपको। क्वाड्रुपल बोला है तो ये 4K हो जाएगा, ये K है अगर तो ये 4K हो जाएगा, 2 टेम्परेचर दिया है, सीधे वैल्यूज़ पुट करिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 40 मिनट एबव हो गई है। सो थैंक यू, बाय बाय।